Welcome dear students. In transducer, today we are going to discuss mechanical devices for measuring pressure. After completing this topic, you will be able to recall the following mechanical devices for measuring pressure. First one is Bourdon tube, second one is bellows, third one is diaphragms. ठीक है, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम ये डिस्कस करें कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो कुछ आपके मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप कुछ क्वांटिटीज आप मेजर करते हो और कुछ जगह पे हम क्या करते हैं, इन मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का आपके इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के साथ कॉम्बिनेशन बना करके हम किसी भी मैग्नीट्यूड के क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं और वो एक्यूरेटली मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस डिस्कस करने वाले, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्डन ट्यूब्स। स्टार्ट। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं बर्डन ट्यूब की। तो आप यहाँ पे बर्डन ट्यूब देख सकते हैं, ये आपके इलिप्टिकल फ्लैटन ट्यूब का बना हुआ होता है, जिसमें एक जो इसका एंड है, जिसमें देख सकते हैं कि एक जो एंड है इसका, ये आपका ओपन है और दूसरा जो एंड है वो क्लोज्ड है। ये ओपन एंड है ताकि इससे फ्लूइड इंटर कर सके, ठीक है, और जो भी आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है वो इसके थ्रू आपका प्रेशर मेजरमेंट पॉसिबल हो सके। अब सिंपल सी चीज देखते हैं कि जिस भी फ्लूइड का आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है वो फ्लूइड आपके ओपन एंड से इंटर करेगा, और ओपन एंड से इंटर करने के बाद वो आपके ट्यूब से होते हुए वो आपके क्लोज्ड लिंक तक पहुंचेगा। क्लोज लिंक तक पहुंचने के बाद चूंकि वो आपका फ्लैटन ट्यूब का बना हुआ है, इलेप्टिकल फ्लैटन ट्यूब का बना हुआ है, तो यहाँ पे जितना प्रेशर अप्लाई होगा वो उससे यहाँ पे इलोंगेट होगा, और जब ये इलोंगेट होगा तो जो आपका लिंक और गियर्ड जो सेक्टर एंड पिनियन है वो आपका मूव होगा, जिससे आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। अब जितना ज्यादा आपका यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा उतना ज्यादा आपका जो सील्ड एंड है यानी जो टिप है वो इलोंगेट होगा, और जितना ये इलोंगेट होगा उतना ही आपके पॉइंटर का मूवमेंट होगा, और उस तरीके से आप बॉर्डन ट्यूब से प्रेशर मेजरमेंट पॉसिबल कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे बोले तो ये जो यहाँ पे आपका जो बर्डन ट्यूब है वो कई तरीके से बनाया जा सकते हैं, जैसे स्पाइरल बनाया जा सकता है ना, हेलिक्स बना, ठीक है। तो ये कई टाइप से बनाया जाते हैं, जैसे स्पाइरल टाइप बनाया जा सकता है, हेलिक्स टाइप बनाया जा सकता है, या फिर सी टाइप बनाया जाता है। और यहाँ पे देखो तो आपका जो ट्यूब है वो सी टाइप है, इसलिए आप इसे बोल सकते हैं सी टाइप बर्डन ट्यूब, ठीक है। और इसका काम करने का तरीका ऐसे ही है, ये आपके प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो अब अगर हम एडवांटेजेस ऑफ बर्डन ट्यूब के बारे में बात करें तो हम सिंपली इसका बोल सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो बोल सकते हैं कि कॉस्ट इज लेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि इट्स इज सिंपल, इसके कंस्ट्रक्शन सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि इट हैज लार्ज प्रेशर रेंज, और लास्ट बोल सकते हैं इट इज एक्यूरेट एट लो प्रेशर, ठीक है। दैट मीन्स कि ये लार्ज प्रेशर रेंज तक के प्रेशर को मेजर कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि लो प्रेशर रेंज पे ये इनएक्यूरेट हो जाएगा, ये उस टाइम पे भी एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें, अब अगर हम डिसएडवांटेज ऑफ बर्डन ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे इकलौता जो आपका मेन जो डिसएडवांटेज है आपके बर्डन ट्यूब का वो है कि द लो स्प्रिंग ग्रेडियंट ऑफ बर्डन ट्यूब इज ससेप्टेबल टू शॉक एंड वाइब्रेशन एंड आर सब्जेक्टेड टू हिस्टेरेसिस, ठीक है। जो आपका ट्यूब है उस ट्यूब का भी अपना स्प्रिंग ग्रेडियंट होता है, और वो लो होने के कारण क्या होता है कि इस पे शॉक्स एंड जो वाइब्रेशन है उसका आपको इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ हिस्टेरेसिस इसमें लॉस रह जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस कहने का मतलब कि जब एक बार ट्यूब इलोंगेट होता है तो जब प्रेशर जब रिमूव किया जाए तो आइडियल यही होगा कि वो अपने शेप एंड साइज में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाए, बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि उसका हिस्टेरेसिस कहलाता है। और अगली बार अगर आप उससे प्रेशर मेजरमेंट करोगे तो उस एलोंगेशन के बाद वो प्रेशर मेजरमेंट करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम, दैट इज बर्डन ट्यूब्स, and I hope that you have understood it very well.
तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट बात करते हैं बेलोस। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करें बेलोस के बारे में। तो बेलोस के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेलोस बने हुए यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेलोस बने हुए हैं जिसका हर एक बेलोस का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है और वहां पे ऊपर में आपने वो वे आपने प्रोवाइड किया हुआ ताकि आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर सको और उस प्रेशर के अप्लाई करने से क्या होगा, बिलोज आपका एक्सपैंड होगा नीचे की तरफ और नीचे आपका पॉइंटर कनेक्टेड है। तो अब क्या है कि अगर आपने इस पे ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया तो ऊपर से प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो बेलोस होंगे वो नीचे की तरफ एक्सपैंड करेंगे और जब नीचे की तरफ एक्सपैंड करेंगे तो वो जो एक आपका फोर्स होगा वो अप्लाई होगा आपके पॉइंटर पे, जिससे आपका पॉइंटर आपके स्केल पर डिफ्लेक्ट करेगा। अब जितना ज्यादा प्रेशर आपका अप्लाई होगा उतना ज्यादा बेलोज नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगा, उतना ही आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। जितना कम प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना कम आपके इलोंगेशन जो आपका जो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा आपका बेलोज, तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी कम होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप किस टाइप के मटेरियल्स यूज करते हैं बेलोज के लिए, तो हम बोल सकते हैं, तो अगर मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल हम बोल सकते हैं कि जो कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स हैं फॉर मेकिंग द बेलोज, दैट इज ब्रास, ब्रॉन्ज, बेरिलियम, कॉपर, एलॉयज ऑफ निकेल एंड कॉपर, स्टील एंड मोनेल, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं बेलोज को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस, तो हम फर्स्ट एडवांटेज बोल सकते हैं कि बेलोज आर सिंपल एंड रस्ड इन कंस्ट्रक्शन। Second one is it has moderate cost. Next one is it can be used for measurement of low, medium and high pressure as well as absolute gauge and differential pressure. ठीक है, तो यानी कि ये आपका लो, मीडियम एंड हाई सभी तरीके के जो प्रेशर है वो उसको मेजर करता है, साथ ही साथ आपका डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करता है और इसके साथ इसको आप एब्सोल्यूट गेज की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हाई होगी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड फॉर वैक्यूम एंड लो प्रेशर मेजरमेंट, यानी कि लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए तो अभी हमने डिस्कस किया था, बस साथ ही साथ ये वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट भी पॉसिबल हो सकता है आपके बेलोज से। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक प्रेशर मेजरमेंट। डायनेमिक प्रेशर मेजरमेंट करने का मतलब कि जहां पे आपके प्रेशर का मैग्नीट्यूड टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है वहां पे आप बेलोज यूज नहीं कर सकते, आप ऑलवेज इसके स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। So students, we have achieved second point of learning outcome, that is bellows, and I hope that you have understood it very well. So students, अब अपने next ट्रांसड्यूसर पे चलते हैं जिसका नाम है डायफ्राम। So students, अब हम यहाँ पे बात करें डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि डायफ्राम जो होता है वो भी सिमिलरली आपके जो बेलोज है उसी तरीके से डायफ्राम भी काम करता है कि इसके ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा और जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो आपका पॉइंटर अगर उसके नीचे आपने लगा रखा है तो उसका डिफ्लेक्शन होगा, या फिर अगर इसको आप प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह यूज करो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में आपका फोटो डायोड हो सकता है, जो कि आपको याद होगा फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर में हमने डिस्कस किया था और वहां पे हमने डायफ्राम यूज किया था, या फिर आप यहाँ पे एलवीडीटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली इससे आप वैल्यू मेजर करो, प्रेशर का वैल्यू मेजर करो, या फिर आप यहाँ पे इसको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बना के सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर यूज करके आप इससे भी प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए कि डायफ्राम किस टाइप का होता है तो डायफ्राम दो टाइप का होता है। अगर मैं उसके टॉप व्यू पे बात करूं तो वो सिंपल प्लेट की तरह होता है। ठीक है, सिंपल सर्कल की तरह जो होता है वो आपका डायफ्राम होता है और यहां पे ये इसका टॉप व्यू है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू में ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं फ्लैट डायफ्राम। ठीक है, दूसरा होता है कॉरुगेटेड डायफ्राम, और कॉरुगेटेड डायफ्राम कैसा होता है वो बात करते हैं।
ठीक है। तो और दूसरा जो आपका डायफ्राम है, जिसको टॉप व्यू से देखे, जिसको कोरुगेटेड डायफ्राम बोलते हैं, वो देखने में ऐसा लगता है। कोरुगेटेड कहने का मतलब है जिसका जो सरफेस है वो उभरा हुआ हो, एक एक तरंग की तरह बन रहा हो, आप उसे कोरुगेटेड कहते हैं। और इसको अगर आप साइड व्यू से अगर देखो, ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है, अगर आप इसको साइड व्यू से देखो तो वो देखने में कैसा लगेगा, ठीक है। और इसे हम बोल सकते हैं कोरुगेटेड डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक फ्लैट डायफ्राम होता है, दूसरा कोरुगेटेड डायफ्राम होता है। अब इसका जो फंक्शन है वो हमने कहीं ना कहीं फोटोवोल्टाइक जो ट्रांसड्यूसर है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा था तो आप इसे फोर्स समिंग मेंबर भी कह रहे थे, जिससे ये फोर्स डिवाइड कर रहा था और ये फिर नीचे की तरफ बेंड हो रहा था, जिससे आपका विंडो क्लोज हो रहा था। तो आपका जो फोटो डायोड है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कम कम कर रहा था, तो उसमें वोल्टेज इंडक्शन कम हो रहा था, तो उससे आप मेजरमेंट कर रहे थे। सिमिलरली ये भी उसी तरीके से काम करेगा। बट फ्लैट डायफ्राम और कोरुगेटेड डायफ्राम में फायदा क्या है? फ्लैट डायफ्राम जो है अगर उस पर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा। बट कोरुगेटेड जो डायफ्राम है उसमें दो फायदे हैं, एक तो उसका नीचे की तरफ एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा प्रेशर को मेजर कर सकता है, साथ ही साथ ये कोरुगेटेड है तो इसका हीट डिसिपेशन आपके फ्लैट डायफ्राम से बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायफ्राम यूज करते हैं। अब अगर इसके मटेरियल की बात करें तो अगर हम बात करें मटेरियल यूज्ड फॉर डायफ्राम तो हम बोल सकते हैं दैट इज स्टेनलेस स्टील, फॉस्फर ब्रॉन्ज, निकेल स्पैन, मोलिन एंड निकेल एक्सेट्रा। ये सारे मटेरियल्स है जिसको आप यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायफ्राम। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर द लो प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट इन द रेंज ऑफ 0 to 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 0 to 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस प्रेशर रेंज के लिए हम एक्चुअली डायफ्राम यूज कर सकते हैं। So students, we have achieved third point of learning outcome, that is diaphragm, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.